नमस्कार दोस्तों, मैं कविता सिंह दृश्यम आईएएस संस्थान मथुरा से। और आज आपके इस दृश्यम आईएएस उड़ान सपनों की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जितने भी कॉम्पिटिटर हैं, जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो मेरे स्कूल और अकेडमी के जो बच्चे हैं, सिम्बायोसिस स्कूल के बच्चे और दीक्षा पीपल्स अकेडमी के बच्चे, वो सभी इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे दृश्यम आईएएस संस्थान से, तो वो हेल्प ले सकते हैं। तो आज की हम नई जर्नी की शुरुआत जो हम करने जा रहे हैं वो इंडियन ज्योग्राफी से करने जा रहे हैं, जिसे हम भारत का भूगोल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अपने भारत की स्थिति हमारी क्या है और भारत कहाँ पर स्थित है हमारे इस पूरे संसार में, तो इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि भारत की जो भारत कह सकते हैं कि हमारी दुनिया की जितनी भी संस्कृतियां हैं उन सारी संस्कृतियों में से भारत एक है। आप बाकी सारी संस्कृतियों को जानते हो, जैसे कि चाइना की है संस्कृति, मिस्र की संस्कृति है, वो पुरानी संस्कृति में जानी जाती है। मेसोपोटामिया, जिसे ईरान की संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उन सभी प्राचीन सभ्यताओं से भारत की भी एक सभ्यता है। ठीक है, चलिए तो हम कह सकते हैं कि संसार की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से भारत एक है। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत जो है वो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम पड़ा है। आप सभी जानते हैं कि हिंद महासागर का नाम जो हमारे भारत के दक्षिण में स्थित है, हिंद महासागर, जिसे इंडियन ओशियन के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन ओशियन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा भारत के कई सारे नाम भी हैं जो कि हम सिर्फ 4 या 5 नामों के बारे में ही जानते हैं। बाकी के नामों के बारे में चलिए आइए मैं आपको बता देती हूँ। ये है जम्बू द्वीप, ये है आर्यव्रत, भरतखंड, भारतवर्ष, भारत, सिंधु देश, हिंदू देश, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान और इंडिया। ये टोटल पूरे 11 नाम हैं आपके इंडिया के। आपने शायद कुछ ही बच्चे होंगे जिन्होंने इन नामों के बारे में पहले जाना होगा, लेकिन काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन नामों के बारे में नहीं जानते हैं। तो जम्बू द्वीप के बारे में समझ लेते हैं। कहते हैं कि हमारे यहाँ पर भारत में जामुन के पेड़ सबसे ज्यादा हुआ करते थे और यही कारण है कि हमारे इस भारत को जम्बू द्वीप की संज्ञा दी गई है। अगर बात करें आर्यव्रत की, तो आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर उत्तर भारत में सबसे पहले आर्य आए थे जो कि पश्चिमी एशिया से आए थे और इसी वजह से इस भारत को आर्यव्रत का नाम दिया गया। इसके अलावा बात करें अगर भरतखंड की, हमारे यहाँ पर एक बहुत पुरानी कहानी है, एक राजा दुष्यंत और शकुंतला की, उनके बेटे हुए भरत। कहते हैं कि उन्होंने शेर के दांत गिन करके गिनती सीखी थी, तो उन्हीं के नाम पर वो काफी ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा विद्वान थे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, बहुत ज्यादा उन्होंने ऐसे गर्व के काम किए थे, इसीलिए उनका नाम विख्यात है और हमारे देश का नाम भी उन्हीं के नाम से जाना जाता है। इसीलिए हम उनको भरतखंड, भारतवर्ष, भारत के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है सिंधु देश। आपको मैं बता दूं, वैदिक आर्य लोग जो थे वो सबसे पहले आकर के बसे थे सिंधु नदी के पास। सिंधु नदी जो कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जाती है और फिर उसके बाद अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। वही सिंधु नदी के बारे में बात कर रही हूँ, जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो सभ्यता भी पाई जाती है। तो उसी सिंधु देश में आकर के वैदिक आर्य लोग रहे और इसीलिए उनको सिंधु देश के पास रहने की वजह से ही उनको सिंधु देश कहा गया। वहां उस एरिया को, उस क्षेत्र को सिंधु देश का नाम दिया गया। अब बात करते हैं हिंदू देश। हिंदू देश, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान, ये नाम किसने दिए? हमारे यहाँ पर जब अरब से व्यापार करने के लिए लोग आए थे, जिनमें आपके ईरान के रहने वाले भी लोग थे, वहां की जो वर्णमाला है, हमारी जैसे हिंदी की वर्णमाला है, तो उसमें तो स का जो साउंड दिया जाता है, एक्चुअली में ईरान में स को ह बोला जाता है और इसीलिए वो सिंधु को हिंदू नदी कहा करते थे। और यही कारण है कि सिंधु नदी के पार या हिंदू नदी के पार रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहते थे वो, और साथ ही साथ हिंदू देश या हिंदुस्तान या हिंदुस्तान तभी से ये कहलाता है। उसके बाद में बात करते हैं हम इंडिया की। तो हमारे यहाँ पर अंग्रेज आए, उन्होंने सिंधु नदी को कहा इंडस या इंडो। यही कारण है कि हमारे इंडिया का जो नाम रखा गया वो अंग्रेजों के द्वारा रखा गया था, जितने भी अंग्रेज या जितने भी यूरोपियंस हमारे यहाँ पर आए थे। उसके बाद बात करते हैं हम क्षेत्रफल के आधार पर। हमारे भारत को 7वें नंबर पर रखा गया, यानी कि भारत जो है
क्षेत्रफल के आधार पर पूरे संसार में, जो आपने पूरा वर्ल्ड का जो मैप देखा है उसमें आपको बड़े बड़े 7 कह सकते हैं कि 7 ऐसे देश मिलते हैं जिनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। तो हमारा भारत जो है 7 नंबर पर आता है। बात करते हैं तो पहले 6 नंबर पर कौन कौन से देश आते हैं। तो रशिया, आपका वर्ल्ड मैप देखना और उसमें आपको साफ साफ दिखाई दे जाएंगे कि कौन कौन से बड़े देश हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है रशिया यानी कि रूस, उसके बाद आता है कनाडा यानी कि कनाडा, फिर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद आता है चीन यानी कि चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और देन उसके बाद आता है आपका इंडिया यानी कि भारत। भारत 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल के आधार पर। देन उसके बाद बात करते हैं आबादी के मामले में। आप भी जानते हो कि आबादी के मामले में भारत पहले नंबर पर आ चुका है। अभी हाल ही के सर्वे में ये बताया गया है, लेकिन उससे पहले चाइना पहले नंबर पर था। तो सबसे पहले चाइना पहले नंबर पर था, लेकिन अब चाइना यानी कि चीन दूसरे नंबर पर आ गया है और चीन को पछाड़ते हुए भारत आबादी के मामले में पहले नंबर पर आ चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत जो है वो किस महाद्वीप यानी कि किस कॉन्टिनेंट में आता है। आप भी जानते हो, आपने बचपन में फर्स्ट सेकंड क्लास से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है कि हमारे पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप पाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। तो पहले नंबर पर आता है एशिया, और आपका जो भारत है वो इसी एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर एशिया आता है। देन उसके बाद में आता है अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, देन उसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप, फिर यूरोप महाद्वीप, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। आपको पता होना चाहिए कि आपके एशिया महाद्वीप में आपका भारत देश आता है। और कहां पर आता है, स्थिति कहां पर है, एशिया के दक्षिण में है, एशिया के दक्षिण में, दक्षिण में, और दक्षिण के बीचों बीच यानी कह सकते हैं सेंट्रल पॉइंट पर, बिल्कुल मध्य में स्थित है आपका भारत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत की स्थिति को यानी कि लोकेशन ऑफ इंडिया को। ये देखिए, ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी यानी कि अर्थ। अगर बात करें हम इसके शेप की, शेप यानी कि इसके आकार की, आपके जो पृथ्वी है वो सैटेलाइट से हमें कैसे दिखाई देती है, तो ये हमें दिखाई देती है स्फीयर, स्फीयर जिसे हम गोलाब कहते हैं, यानी कि एक ऐसा आकार जो पूरी तरीके से गोल नहीं है, ऊपर और नीचे यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से ये कैसी है, चपटी है और साइड से उभरी हुई है, लाइक अ अनियन, लाइक अ ऑरेंज। जैसे आपका ऑरेंज होता है, संतरे की शेप आप देख सकते हो, किसी भी आप मौसमी की शेप देख सकते हो, या फिर प्याज की शेप, इस तरह की शेप मिलेगी आपको। उसके अलावा में सैटेलाइट के थ्रू अगर हम बात करें तो हमें ये किस कलर में दिखाई देती है, तो हमें ये ब्लू और ग्रीन कलर में दिखाई देती है। ब्लू किस वजह से दिखाई देती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर 71% पानी है, और हरी हमें इसलिए दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, यानी कि जो स्पीसीज है पेड़ पौधों की वो सबसे ज्यादा है। हम कह सकते हैं कि कम से कम 1 से 1.5 लाख स्पीसीज हमारे पृथ्वी पर पाई जाती हैं पेड़ पौधों की। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ये ऐसे पोल हैं जो पूरी तरीके से बर्फ से ढके होते हैं, जहां पर 6 महीने दिन और 6 महीने रातें होती है। तो इसी तरीके से ये यहाँ पर नॉर्थ पोल पर हमारा पाया जाता है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, और साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, और ये पूरी तरीके से बर्फ से ढके रहते हैं 12 महीने। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर रेखा की। 0 डिग्री यानी कि हमने इक्वेटर रेखा बनाई क्यों, इन काल्पनिक रेखाओं को हमने क्यों इजाद किया, यानी कि क्यों इनको बनाया। जितने भी खगोल शास्त्री अपनी पृथ्वी को समझने के लिए उन्होंने काल्पनिक रेखाओं का इजाद किया या फिर काल्पनिक रेखाओं को बनाया। जैसे आप पेंटिंग्स बनाते हैं, और पेंटिंग्स बनाने से पहले आप एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें कुछ लैटिट्यूड यानी कि पैरेलल टाइप की लाइनें होती है और कुछ खड़ी लाइनें होती है। उसके बाद ये आप ग्राफ बनाते हो, और देन उसके बाद आप किसी भी चित्रकारी में किसी भी फेस का, चाहे कोई आर्ट हो या फिर किसी भी सीनरी का आर्ट हो, तो आप उसको एग्जैक्ट लाइन टू लाइन आप बनाते हो, और उसमें अंकों का यानी कि अक्षरों का ध्यान भी रखते हो और अंकों का ध्यान भी रखते हो। तो ऐसे ही हमने अपनी पृथ्वी को समझने के लिए
कुछ इमेजिनरी लाइन बनाई, जैसे कि आपने अपनी पृथ्वी को बराबर यानी कि कह सकते हैं कि बीच में से आधे हिस्से से इसको डिवाइड कर दिया, और जब हमने इसको इक्वल यानी कि आधे हिस्से में डिवाइड किया, बांटा, तो ये हमारा क्या कहलाया, इक्वेटर। इक्वल से हमारा ये बना शब्द इक्वेटर। और यही कारण है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, जिसे हम अक्षांश भी कहते हैं, क्योंकि हमने इसको अंक भी दिए, जैसे 0 डिग्री और बाकी की जितने भी हमारी लैटिट्यूड लाइंस आएंगी उन सबकी कुछ ना कुछ डिग्री यानी कि कुछ ना कुछ अंक होंगे, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यही कारण है कि हमने इसे अक्षांश रेखा का नाम दिया। तो हमने इसको बराबर भाग में बांट दिया पृथ्वी को, तो ये कहलाया इक्वेटर यानी कि इक्वल, और साथ ही साथ हमने कुछ इसको अंक दिए तो कहलाया अक्षांश रेखा। इसके साथ साथ अक्षांश को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड रेखा के नाम से, लैटिट्यूड लाइन के नाम से भी जानते हैं। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, यानी कि लेटी हुई रेखाएं, जो इस तरह से पड़ी हुई रेखाएं होती हैं उनको हम लैटिट्यूड कहते हैं। साथ ही साथ ये समानांतर रेखाएं भी होती हैं, क्योंकि कुछ इसी तरह की हमारी पृथ्वी पर इसी तरह की इमेजिनरी लाइंस, इसी तरह की समानांतर रेखाएं पाई जाती हैं हमारी पृथ्वी पर। इसी को ही हम इंग्लिश में पैरेलल लाइंस कहते हैं। और आपको मैं बता दूं, ये प्लेस यानी कि किसी भी स्थान, किसी भी जगह को दर्शाने वाली रेखाएं होती हैं। लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो किसी भी स्थान को दर्शाती हैं, किसी भी स्थान के बारे में बताती हैं कि वो कहाँ पर है। जैसे कि ये आपका जो देश है, आपका देश यानी कि भारत देश को भी इन्हीं लाइनों के द्वारा, ये जो अक्षांश रेखाएं इन्हीं लाइनों के द्वारा बताया गया है कि ये कहाँ पर है। इसके बाद हम आते हैं दिशाओं के बारे में। अब देखते हैं कि हमारा जो ये ऊपर वाला पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट है, इसको कहते क्या है। इसे देखिए, ये ऊपर पड़ता है, जैसे कि आपके दिशाएं हैं, आपने दिशाओं के बारे में पढ़ा होगा। ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है, वेस्ट है, इसे उत्तरी दिशा कहते हैं, इसे दक्षिणी कहते हैं, इसे पूर्वी और इसे पश्चिमी। तो आपका जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, तो ये क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब क्या होता है, गोले का आधा, गोले का आधा हिस्सा जो होता है उसे गोलार्ध बोलते हैं। यही कारण है, ये उत्तरी दिशा में है तो इसको उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर कहा गया है, और ये दक्षिण में है यानी कि साउथ में है, इसलिए इसको दक्षिणी गोलार्ध और साउथ हेमिस्फीयर बोला गया है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें 0 डिग्री की रेखाओं की, तो इसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा यानी कि ये आपकी पूरी भूमि है, और इस पूरी भूमि को मध्य यानी कि बीचों बीच से काट दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। यही कारण है कि इसको भूमध्य रेखा का नाम भी दिया गया है। देन उसके बाद हम बात करते हैं विषुवत रेखा की। इसको विषुवत रेखा क्यों कहते हैं, आपको मैं बता दूं, ये जो आपकी लैटिट्यूड रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाएं होती है, ये ऐसे कटिबंध है जहां पर जलवायु की भी स्थिति पाई जाती है, और यही कारण है कि उनको विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, हमने जैसे इसको नॉर्थ और साउथ दिशा में हमने इसको डिवाइड किया, इसी तरीके से ही अब हम अपनी पृथ्वी को ईस्ट यानी कि वेस्ट दिशा में भी हम डिवाइड करेंगे। जो जितने भी खगोल शास्त्री हैं, जितने भी वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने अपनी पृथ्वी को जैसे उत्तर और दक्षिण दिशा से हमने डिवाइड किया, ऐसे ही पूर्व पश्चिम दिशा से भी उन्होंने डिवाइड किया। जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो इसको भी हमने एक अंक दिया, जैसे हमने इक्वेटर को दिया था 0 डिग्री, ऐसे ही हमने इस रेखा को भी, इस इमेजिनरी लाइन को भी हमने एक अंक दिया, जिसे हम 0 डिग्री के नाम से जानते हैं। इस 0 डिग्री को देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है, देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड रेखा। यही कारण, अच्छा एक चीज और है कि हमने ये जो रेखा है, इस जो लंबी है ये लॉन्ग है, और यही कारण है कि इसको हम खड़ी रेखा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये खड़ी हुई है। इसे हम खड़ी रेखा यानी कि शॉर्ट ट्रैक के हिसाब से हम इसको खड़ी रेखा के नाम से भी समझ सकते हैं। बाकी 0 डिग्री रेखा को ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम का मतलब ये होता है जो समय को बताती है, यानी कि कौन से देश में कौन सा समय हो रहा है, तो इसके बारे में भी हमें यही रेखाएं यानी कि देशांतर रेखाएं बताती है। और ये कुछ इस तरह की रेखाएं होती हैं ऐसे, यानी कि हम 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं, नॉर्थ से और साउथ में भी 0 डिग्री पर ही पहुंच जाते हैं। इस तरीके से इसकी शेप होती है। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमें अपने पृथ्वी के 2 हिस्से मिले, एक तो हमें मिला पूर्वी गोलार्ध और दूसरा हमें मिला पश्चिमी गोलार्ध, यानी कि ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर। अब हमें 2 पोर्शन मिल चुके हैं, एक तो मिला है हमें नॉर्थ हेमिस्फीयर और एक मिला है हमें ईस्ट हेमिस्फीयर, यानी कि पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। अब हम अपने भारत की स्थिति को जानेंगे। आपका जो भारत है वो इस इक्वेटर के उत्तर में पड़ रहा है, उत्तर यानी कि नॉर्थ दिशा में, और साथ ही साथ अपने इस देशांतर जो रेखा है ये 0 डिग्री इसके पूर्व में पड़ रहा है, यानी कि ईस्ट दिशा में। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो भारत है
वो किस में आ रहा है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आपका भारत स्थित है। तो आपको पता चल गया कि आपके भारत की लोकेशन क्या है, यानी कि आपके भारत की स्थिति क्या है। क्लियर है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसी रेखाएं भी हैं इसके अलावा जो काफी मेन है, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं भारत के भूगोल में, और चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो उसमें भी हम पढ़ते हैं। ये दो इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर को छोड़ करके। एक का नाम है कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पर पड़ती है, इसे हम कर्क रेखा बोलते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कि उत्तरी अक्षांश। उसके बाद आते हैं हम दक्षिण में, जो हमारी ये भी इमेजिनरी लाइन है 23.5 डिग्री। मैं आपको बता दें इक्वेटर पे 0 डिग्री है, जब उत्तर की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 होके यहाँ पे 90 डिग्री तक पहुंचेगा। देन उसी तरीके से जब हम दक्षिण की तरफ आएंगे साउथ पोल की तरफ, तो ये भी हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से आएगा। और यही कारण है कि ऊपर भी हमें 23.5 डिग्री मिलता है और नीचे भी हमें 23.5 डिग्री मिलता है। तो ये हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये हमारा साउथ लैटिट्यूड है। और जैसे हम इसको कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, वैसे ही दक्षिण वाली 23.5 डिग्री रेखा को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। क्लियर है। तो हम आगे आपको स्थिति पता चलेगी अब कि आपके भारत कहां पर स्थित है इस पूरे पृथ्वी पर, इस पूरे दुनिया में। अगला हम देखते हैं कि पूर्वी गोलार्ध के केंद्र में स्थित है। बिल्कुल आपका जो ये पृथ्वी का पूर्वी वाला जो हिस्सा है, इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट में, यानी कि बिल्कुल जस्ट बीचों बीच सेंटर में ये स्थित है। दूसरा है एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में। ये आप यहाँ पर आपका एशिया है पूरा, और इसके दक्षिण मध्य में, यानी कि दक्षिण में नीचे और जस्ट बिल्कुल बीचों बीच मध्य में आपके हिमालय और हिंद महासागर के बीच में स्थित है। कहां पर, हिमालय में और हिंद महासागर में। यहाँ पर आपका हिमालय पड़ता है, यहाँ पर आपका हिंद महासागर पड़ता है, तो जस्ट इसके बिल्कुल बीचों बीच भारत अपनी जगह बनाता है। उसके बाद हम बात करते हैं हिंद महासागर की, ये शीर्ष पर स्थित है, यानी कि सर पर स्थित है। नीचे हिंद महासागर, तो जाहिर सी बात है कि जो इसका शीर्ष है वो आपका इंडिया का मैप है, यानी कि आपका जो इंडिया है वो बिल्कुल जस्ट हिंद महासागर के बिल्कुल शीर्ष पर है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका भारत है, आपने मैप में भी देखा होगा भारत का जो आकार है वो कैसा है। चलिए भारत के आकार के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा इंडिया का मैप। इसमें हम देखेंगे कि आपकी अक्षांश रेखा किस किस कॉर्नर यानी कि किस किस हिस्से से गुजरती है, और आपकी देशांतर रेखा भारत के किस हिस्से से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, गुजरात वाला हिस्सा है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। ये आपका उत्तरी दिशा में जम्मू कश्मीर है और दक्षिण में है कन्याकुमारी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अक्षांश रेखा कौन सी गुजर रही है और देशांतर रेखा कौन सी गुजर रही है। ये आपका कॉर्नर है गुजरात का, यहाँ पर आपकी देशांतर रेखा कौन सी गुजर रही है, यानी कि यहाँ से ऊपर से ऐसे देशांतर रेखा यहाँ से कोने से कैसे गुजर रही है, नीचे तक आ रही है। तो यहाँ पर है देशांतर रेखा 68 डिग्री 7 इंच, यानी कि जो अंक दिया गया है देशांतर रेखा का वो है 68 डिग्री 7 मिनट, पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्लियर है। जब हम अरुणाचल प्रदेश के पास जाएंगे इसकी कॉर्नर पर, तो यहाँ से कौन सी देशांतर रेखा होकर के गुजर रही है, कौन से डिग्री की देशांतर रेखा होकर के गुजर रही है, ये है 97 डिग्री 25 इंच, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर या ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इसके अलावा हम बात करेंगे अक्षांश रेखा की, ये तो मैंने आपको बताई देशांतर रेखा। अब हम अक्षांश रेखा की बात करेंगे। यहाँ जब एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के मुख्य भाग के का दक्षिणतम बिंदु, यानी कि जो पूरा मुख्य भाग है, यानी कि भारत का जो पूरा जमीनी स्तर है उसके मुख्य भाग का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा, कन्याकुमारी पे। तो यहाँ से कौन सी अक्षांश रेखा होकर के गुजर रही है, तो यहाँ से ऐसे इस तरह से अक्षांश रेखा होकर के गुजरेगी। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, कौन से अंक पर कहलाएगी, 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश रेखा, 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश रेखा, यह कह सकते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड। क्लियर है। अब हम बात करें पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश रेखा से होकर गुजरता है, यानी कि कौन सी अक्षांश रेखा उससे होकर गुजरती है। तो ये देखिए आपका ये बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी जो आपके भारत के दक्षिण के
पूर्व में स्थित है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, और यहीं पर ही आपका एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश आपके भारत का स्थित है, जिसका नाम है अंडमान और निकोबार। ये वाला हिस्सा आपका अंडमान है और नीचे वाला हिस्सा निकोबार है। तो आपके पूरे भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, जहां से होकर के अक्षांशीय रेखा गुजर रही है, वो है ये वाला। यहां से होकर गुजर रही है कौन सी? यहां से होकर के गुजर रही है आपकी ये वाली अक्षांश रेखा, जिसे हम कहते हैं 6 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश रेखा, या कह सकते हैं 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, या फिर नॉर्थ लैटिट्यूड। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल गए कि भारत के पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु से गुजरने वाला अक्षांश रेखा कौन सा है। तो ये है आपका 6 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश रेखा। उसके बाद में बात करते हैं भारत के मुख्य भाग के दक्षिण से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, तो उसको कहते हैं हम 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश रेखा, या फिर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। क्लियर है? तो ये आपके यहाँ से हमने उत्तरी अक्षांश रेखा के बारे में बताया। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ से, यानी कि नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है। जम्मू कश्मीर से यानी कि भारत के उत्तरी हिस्से से, यहाँ से जम्मू कश्मीर के कॉर्नर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस अक्षांश यानी कि किस डिग्री से होकर गुजरती है। तो ये है आपका 37 डिग्री 6 इंच या 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश या नॉर्थ लैटिट्यूड से होकर के गुजरती है। तो आपको आपके भारत के पूरे भारत के चारों कॉर्नर से, जितने भी कॉर्नर हैं, वहां से आपको पता चल गया कि देशांतर रेखा कौन सी डिग्री से होकर के गुजरती है और अक्षांश रेखा कौन सी डिग्री से होकर गुजरती है। तो आपको मिल गई है आपके लाइनें, जैसे कि भारत के बिल्कुल जस्ट दक्षिणतम बिंदु पर कौन सी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है, तो ये आपकी 6 डिग्री है। भारत के मुख्य भाग से यानी कि कन्याकुमारी से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, 8 डिग्री 4 इंच। उसके बाद में भारत के जम्मू कश्मीर वाले पार्ट से होकर गुजरने वाली सबसे उत्तरी हिस्से से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश रेखा। देशांतर रेखा की बात करें तो आपके पश्चिमी जो हिस्सा है गुजरात का, वहां से गुजरने वाली देशांतरी रेखा किस डिग्री से होकर गुजरती है, 68 डिग्री 7 इंच से। और बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरने वाली देशांतरी रेखा कौन सी है, तो वह है आपकी 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर रेखा। क्लियर है? ये तो आपके अक्षांश और देशांतर की बात हो गई। अब बात करते हैं हम लेंथ की, यानी कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर हम चलते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हमें कितने किलोमीटर की लंबाई तय करनी होगी, यानी कि हम कितने किलोमीटर चलना होगा। तो जब हम जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए ट्रैवल करते हैं, तो हमें कम से कम 3214 किलोमीटर की लंबाई यानी कि इतने किलोमीटर ट्रैवल हमें करना पड़ेगा, यानी कि 3214 किलोमीटर हमें चलना होगा। उसी तरीके से जब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जाने का अगर हम सफर तय करते हैं, तो हमें कितने किलोमीटर हमें मिलेगा, तो हमें मिलेगा 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर का सफर हमें तय करना होगा। क्लियर है? तो ये आपकी लेंथ यानी कि आपकी लंबाई के बारे में भारत के कॉर्नर से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आपको पता चला। देन उसके बाद में अब इसके बाद में हम बात करेंगे भारत का जो आकार है, जिसे हम चतुष्कोणीय के नाम से भी जानते हैं। चतुष्कोणीय यानी चतुष्कोणीय का मतलब होता है जिसके 4 कॉर्नर होते हैं, जिसके 4 कोने होते हैं। तो आपको भारत को दिखाई दे रहा होगा, भारत के 4 कॉर्नर हैं, जैसे कि उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आपका पूर्व में, दक्षिण में कन्याकुमारी और पश्चिम में गुजरात। तो इस तरह से 4 कॉर्नर है आपके भारत के, तो इसीलिए इसका जो आकार है वो कैसा है, चतुष्कोणीय है, यानी कि हम क्वाड्रल भी बोल सकते हैं इसको। इसके बाद में हम बात करते हैं इसका जो पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। क्षेत्रफल की अगर बात करें, यानी कि भारत पूरी दुनिया का को आप 100% मान लें अगर, तो अगर परसेंटेज में बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो मात्र हमारे भारत का जो आकार है वो 100 में से 2.4% के आसपास आपको मिलेगा। क्लियर है? क्षेत्रफल के हिसाब से। और अगर हम न्यूमरल यानी कि नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर हम माने, तो ये आपका बनेगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या कह सकते हैं 32.87 लाख या 87 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। क्लियर है? पूरे भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया में। ठीक है? उसके अलावा हम बात करते हैं इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। ये लगभग 30 डिग्री का है। अब देखिए, जैसे आप यहाँ से 8 डिग्री 4 इंच
डिग्री 4 इंच से जब आप पहुंचेंगे उत्तर में 37 डिग्री 6 इंच तक, तो आपने देखा, आपको मैं बता दूं, ये 37 डिग्री 6 इंच से को जब आप माइनस करेंगे 8 डिग्री 4 इंच, तो ये आपका लमसम लगभग 30 डिग्री के आसपास आपको डिस्टेंस मिलेगा। यानी कि कितने डिग्री का डिस्टेंस मिलेगा इसमें? कम से कम 30 डिग्री के आसपास। तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 में से 4 जाकर के बचेंगे आपके कितना? 2 के आसपास। और यहाँ से हम एक कैरी करेंगे तो 17 में से 8 जाएगा तो कितने बचेगा आपका? 9 के आसपास। और यहाँ पर बचेगा आपका 2, तो हम कह सकते हैं 29 डिग्री 2 मिनट, यानी कि लगभग 30 डिग्री का विस्तार आपको मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम जब देशांतर का निकालेंगे तो देशांतर में जब यहाँ से आप 68 डिग्री 7 इंच को आप माइनस करेंगे 97 डिग्री 25 मिनट से, तो कितना हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट से आप 68 डिग्री 7 इंच को जब माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका? जब यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हम कैरी लेंगे, 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 8 के आसपास बचेगा। और यहाँ पर बचेगा, ये हो जाएगा टोटल 18। और 97 में से जब हम 68 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये वो सेम हो जाएगा। तो 17 में से 8 जाएंगे, यहाँ 9 बचेंगे। और यहाँ पर 7 में से 6 जाकर, सॉरी 8 में 6 जाकर आपका 2 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? वही आ जाएगा 29 डिग्री 18 इंच के आसपास। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग देशांतरीय विस्तार की बात हो या फिर अक्षांशीय विस्तार की बात हो, आपको 30 डिग्री का विस्तार इसमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? इसके बाद में हम बात करेंगे, इन चारों कॉर्नर पे अलग अलग राज्य हैं। अलग अलग राज्यों में आप भी जानते हैं कि हमारा देश काफी सारी संस्कृतियों से पनप रहा है, यानी कि काफी सारी संस्कृतियां हमारे यहाँ पर पाई जाती है। अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पर मिलते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पर मिलते हैं, उनकी संस्कृतियां अलग अलग है, यानी कि कह सकते हैं कि विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है। तो देखिए, अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं की वजह से उनको उनके जितने भी कॉर्नर हैं उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि उत्तरी दिशा में आपका जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर के लोग उत्तरी दिशा के इस कॉर्नर को, इस हिस्से को क्या नाम देते हैं? इंदिराकोल के नाम से बुलाते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरतम बिंदु को क्या कहते हैं? इंदिराकोल। और बात करते हैं भारत के, पूरे भारत के दक्षिणतम बिंदु की, दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? तो दक्षिणतम बिंदु कहलाता है इंदिरा बिंदु, जिसे आप इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये इंदिरा पॉइंट 2004 की सुनामी की लहरों में डूब गया था, यानी कि जलमग्न हो गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जो है अपने एग्जाम से रिलेटेड इसको अभी भी पढ़ते हैं और याद करते हैं। उसके बाद में बात करें भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत के मुख्य भूभाग यानी कि जो जमीनी स्तर से जो जुड़ा हुआ है। आपको पता है अंडमान निकोबार आपके जमीनी स्तर से नहीं जुड़ा हुआ, ये जमीन से दूर है, यानी कि समुद्र के अंदर है, लेकिन हमारा हिस्सा है। अब अगर बात करें मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है आपका कन्याकुमारी, जिसे हम केप ऑफ कन्याकुमारी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? उसके बाद में हम बात करते हैं, अब आते हैं हम पूर्व और पश्चिम में जो कॉर्नर है वहां पर कौन कौन से कॉर्नर पड़ते हैं। तो आपका जो कच्छ का जो रण है, कच्छ रण, यहाँ पर कॉर्नर में एक छोटा सा एरिया है जिसको गोरमाथा या गोरमोता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसीलिए हम इस कॉर्नर को गोरमाथा और गोरमोता के नाम से ही पहचानते हैं। और जब हम अरुणाचल प्रदेश में जब हम पहुंचेंगे तो आपको मिलेगा किबिथु। तो यानी कि अरुणाचल प्रदेश का जो कॉर्नर में जो आपको जो क्षेत्र मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपको किबिथु मिलेगा। यानी कि चारों कॉर्नर में जो नाम दिए गए हैं उनके राज्यों में रहने वाले लोगों के द्वारा दिए गए हैं। जैसे इंदिराकोल उत्तर में, दक्षिण में बात करें, भारत के मुख्य भाग के दक्षिण में बात करें तो केप ऑफ कन्याकुमारी, पूरे भारत के दक्षिणतम यानी कि जस्ट बिल्कुल साउदर्न पार्ट में अगर हम बात करें तो मिलेगा आपको इंदिरा पॉइंट। पश्चिम में अगर बात करें तो मिलेगा गोरमाथा या गोरमोता, और पूर्व में बात करें तो मिलेगा किबिथु। तो ये आपके चारों कॉर्नर कंप्लीट हो गए। इसके बाद में हम आते हैं भारत को जो बीचों बीच से जो काटती है रेखा, जिसे हम 23.5 डिग्री कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे गुजरात से लेकर के त्रिपुरा मिजोरम तक जाती है। तो ये यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस बने हैं, कई सारे जितने भी आरओ एआरओ के जितने भी पेपर होते हैं, यूपीएससी के हो, पीसीएस के हो, किसी भी स्टेट पीसीएस के हो, तो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये होता है कि जैसे जो आपकी कर्क रेखा है, भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा, वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? क्लियर है? तो ये मैं आपको बता दूं, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है।
तो हम सीरीज से चलेंगे कि यानी कि यहाँ से हम चलेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर सीरीज से, यानी कि एक श्रृंखला में चलेंगे बात करते हुए। सबसे पहले आएगा आपका गुजरात, उसके बाद में ये गुजरेगी राजस्थान से, उसके बाद मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड से, और देन उसके बाद वेस्ट बंगाल से, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये टोटल कितने राज्य हो गए? 8 राज्य। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर है? एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है, देशांतरी रेखा, जिसे हम 82.5 डिग्री के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली में ये जो 82.5 डिग्री है, भारत की जस्ट बीचों बीच से होकर इसको इमेजिनरी लाइन को बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं, जो देशांतरी रेखा होती है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि समय को बताती है। आपने कई बार अपनी बुक्स में ही पढ़ा होगा कि समय को बताने वाली रेखा है। तो हमारी भी समय रेखा कह सकते हैं, मानक रेखा कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं भारत की याम्योत्तर रेखा, जिसे हम IST के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपकी कौन सी रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री, यानी कि 82.50 कह सकते हो इसको इंग्लिश में। ठीक है, ये समय को बताती है। अच्छा, यहाँ इस रेखा से बनता है आपका एक क्वेश्चन। कई बार काफी सारे कॉम्पिटिशन्स में पेपर में ये पूछा गया है कि जो आपकी 82.5 डिग्री रेखा है वो भारत के कितने राज्य से होकर के गुजरती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी की। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा एरिया है जिसका नाम है नैनी। ये क्वेश्चन आता है कि यूपी के किस जिले से, किस मंडल से या फिर किस क्षेत्र से होकर के गुजरती है आपकी 82.5 डिग्री की याम्योत्तर रेखा। तो मैं आपको बता दूं, यूपी के नैनी से होकर के गुजरती है। नैनी कहाँ पड़ता है? नैनी पड़ता है आपके मिर्जापुर में। मिर्जापुर जो कि एक जिला है, और जो ये जिला है मिर्जापुर, ये किस मंडल में पड़ता है? ये मंडल में पड़ता है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद बहुत बड़ा मंडल है। तो आपको ये तीनों जानकारियां मिल गई। इलाहाबाद मंडल में एक छोटा सा जिला है मिर्जापुर जिला, और इस मिर्जापुर जिले में एक छोटा सा क्षेत्र है नैनी। तो वहां से जस्ट बीचों बीच होकर के ये गुजरती है 82.5 डिग्री की रेखा। उसके बाद में ये MP से गुजरती है, यानी कि मध्य प्रदेश होकर गुजरती है, फिर छत्तीसगढ़ में जाती है, फिर ओडिशा से होकर गुजरती है, और देन लास्ट में आंध्र प्रदेश से होकर के ये बंगाल की खाड़ी में नीचे पहुंच जाती है। तो क्लियर है? तो आपके 2 क्वेश्चन तो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। क्लियर? देन उसके बाद में हम बात करते हैं 82.5 डिग्री की। तो ये हमें समय बताती है, मैंने आपको बताया था। और आपका जो ग्रीनविच मीन टाइम है, मैंने आपको जो पहले जो बताया था 0 डिग्री देशांतरी रेखा, जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जानते हैं, जो समय की रेखा है, वहां से जब हमारे इंडिया तक ये 82.5 डिग्री पर पहुंचती है रेखा, तो ये 0 डिग्री से लेकर के यहाँ पर पहुंचते हुए कम से कम हमें 5.5 घंटे का अंतर बताती है। यानी कि वहां पर अगर 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो वहां से हमारे भारत में कौन सा टाइम हो रहा होगा? कम से कम 5.5 का टाइम हो रहा होगा। यानी कि 5.5 घंटे आगे समय बताती है हमारी 82.5 डिग्री की रेखा, जो कि हमारे भारत में है। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी के लिए हम अगले लेक्चर में भारत की स्थिति को और समझेंगे, भारत के लोकेशन को और जानेंगे, और साइज के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, आप हमारे दृश्यमाय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इन लेक्चर्स की जरूरत है, जो किसी हाई प्रोफाइल कोचिंग में पढ़ नहीं सकते हैं। थैंक यू सो मच।